Good morning. Myself Dr. Mrinal Akre, Assistant Professor, Department of Dravyagun, Global Institute of Ayurveda, Rajkot. In our pharmacological series, now we are going to see our next drug. They are antidiarrheal drugs. Now, antidiarrheal drugs they are used when there is a condition of diarrhea. Now, what is diarrhea? Diarrhea is it is a too frequent, often to precipitate passage of poorly formed stools. डायरिया में होता क्या है कि जनरली पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर इम्पेयर्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण लूजली फॉर्म जो स्टूल्स रहते हैं वो पास होते रहते हैं. अब WHO ने इसकी जो है ना डेफिनेशन की है कि WHO के अनुसार ये 3 से ज़्यादा अगर लूज या वाटरी स्टूल्स होते हैं 24 घंटे में तो उसे हम लोग डायरिया कहते हैं. और पैथोलॉजिकल टर्म्स में कि जनरली जब एक्सेस वाटर फीकस में आ जाता है उसे हम लोग डायरिया कहते हैं. अब डायरिया को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर डायरिया की जो कंडीशन रहती है उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है ल्यूमेन में. फिर उसके बाद में इंटेस्टिनल म्यूकोसा के द्वारा सिक्रीशंस इंक्रीज्ड हो जाते हैं, इसीलिए डायरिया में थोड़े से स्टिकी स्टूल्स या फिर स्टिकी वाटर आते रहता है. और इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो रहता है, ल्यूमन का म्यूकोसा जो रहता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और एक्सुडेट होने शुरू हो जाता है. अब डायरिया के जो पेशेंट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. एक जिसमें ना एबेंडेंट वाटरी डायरिया होता है, जिसमें म्यूकस नहीं रहेगा, ब्लड नहीं रहेगा और जनरली डिहाइड्रेशन दिखता है. डिहाइड्रेशन के साथ साथ में थोड़ी सी वॉमिटिंग और कुछ फीवर भी रहता है. और दूसरे डायरिया के पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनमें लूज स्टूल्स आता है, स्टूल्स कम रहते हैं और म्यूकस ज़्यादा आते रहता है. म्यूकस के साथ साथ ब्लड रहेगा, माइल्ड डिहाइड्रेटेड रहेंगे और फीवर और एब्डोमिनल पेन रहेगा, बट इनमें कभी कभी वॉमिटिंग नहीं दिखती है. अब डायरिया का मैनेजमेंट, जनरली जो डायरिया का मैनेजमेंट है तो डायरिया का मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी थेरेपी दें और पेशेंट कौन सा है, उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है. अब 3 प्रकार से ट्रीटमेंट होते हैं उसके. एक है फ्लूइड देने से और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से और तीसरा है ड्रग थेरेपी. तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग कैसे देते हैं. तो सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड डेप्लीशन और शॉक और एसिडोसिस को बचाना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पेशेंट को रिहाइड्रेट करते रहना पड़ता है. जो डिहाइड्रेशन हो गया है उसको रिवर्सली हमें बॉडी को रिहाइड्रेट करना पड़ता है. अब रिहाइड्रेट कैसे करेंगे, तो रिहाइड्रेट के लिए हमें बॉडी में फ्लूइड्स देना पड़ेगा. अब जनरली ये जो फ्लूइड्स रहते हैं रिहाइड्रेट करने के लिए, ये तो हम लोग ओरली दे सकते हैं अगर पेशेंट विलिंग है और पेशेंट मीन्स हेल्थ वाइज थोड़ा स्टेबल है तो हम लोग उसे ओरली देंगे. और अगर पेशेंट में वॉमिटिंग दिख रही है तो हम लोग उसको आईवी से देंगे. तो 2 प्रकार से ओरली एंड आईवी हम लोग देते हैं. अब सबसे पहले देखेंगे इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन. इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन यानी जनरली जब सीवियर फ्लूइड लॉस होता है तो सीवियर फ्लूइड लॉस यानी किसे कहेंगे कि 10% से ज़्यादा बॉडी वेट अगर कम होता है और जनरली 10% से अगर वेट कम हो रहा है रिहाइड्रेशन की वजह से तो पेशेंट शॉक में या फिर डेथ भी हो सकती है. तो इस ऐसी कंडीशन में हमें वाटर को, पेशेंट को वाटर रिटेन करने के लिए, उसके बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब होने के लिए हम लोग उसको इंट्रावेनसली फ्लूइड देते हैं. अब इंट्रावेनसली फ्लूइड में हम लोग जनरली रिंगर लैक्टेट है, फिर नॉर्मल सलाइन है, ये सब चीज़ें हम लोग उनको देते हैं. इसके साथ साथ पेशेंट को ओरल फ्लूइड लेने में वीक है, स्टूपर है, वॉमिटिंग आ रही है, तो ऐसे समय पे हम लोग उसको देते हैं. तो इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन के लिए हम लोग NaCl 85 देंगे. 85 मीन्स दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम. देन KCl 1 ग्राम
और NaHCO3 4 ग्राम। इनका सोल्यूशन ग्लूकोज सोल्यूशन बना के दिया जाता है। देन ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन के लिए जनरली मार्केट ORS अवेलेबल है। इसी को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं, ORT। और मार्केट जो पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है और जो विलिंग टू टेक है, जिनको वॉमिटिंग कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे। अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस में अलग अलग प्रिपरेशंस आते हैं, बट WHO ने जो बताया है तो उसमें सोडियम क्लोराइड दैट इज साल्ट 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड वो भी साल्ट है 1.5 ग्राम, ट्राइसायोडाइड साइट्रेट, ट्राइसोडियम साइट्रेट वो 2.9 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम और वाटर 1 लीटर। इसमें हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे और वो सोल्यूशन बना के हम लोग पेशेंट को देते हैं ओरली लेने के लिए। और ये सोल्यूशन 1 लीटर का सोल्यूशन है, वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ डिहाइड्रेशन हम लोग पेशेंट्स को लेने के लिए बोलते हैं। कि जैसे पेशेंट माइल्ड डिहाइड्रेटेड है तो 1 आवर के बाद में हम लोग उसको एक 50 ml या 30 ml के आसपास उसको लेने बोलेंगे, यानी हाफ ग्लास ऑफ वाटर में ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन दे के लेने के लिए बोलेंगे। फिर इसके साथ साथ अभी कुछ WHO ने न्यू फार्मूलेज भी दिए हैं कि ग्लूकोज लो सोडियम ग्लूकोज ORS आते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह दिए जा सकते हैं। और अलग अलग फार्मूलेज अभी WHO ने दिए हैं और मार्केट में ये फार्मूलेज अवेलेबल भी हैं। अब हम लोगों को जिनको भी ORS देना है उनको हम लोग आधे से 1 घंटे के अंदर में लेने के लिए अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम हम लोग बताते हैं। चिल्ड्रंस में जनरली 2 से 4 घंटे के अंदर 5 ml पर kg पर आवर हम लोग देते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। देन ओरल ORS जो है इसको हम लोग नॉन डायरियल कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोस्ट सर्जिकल है, पोस्ट बर्न है, पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन है, हीट स्ट्रोक है, हाँ, ड्यूरिंग पैरेंटल टू एलिमिनेशन हो रहा है उस समय भी हम लोग दे सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में देते हैं। नेक्स्ट है फिर मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली पेशेंट में जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन का बोला है तो न्यूट्रिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को जनरली डाइसाइक्राइड्स, एंजाइम्स, ये सॉल्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें हम लोग पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। मिल्क, छोटे बच्चे हैं तो उनको ब्रेस्ट मिल्क देना है और बफेलो मिल्क देना है। बॉइल्ड पोटैटो, राइस, चिकन सूप, बनाना, सागो, ये सब चीज़ें हम लोग उनको दे सकते हैं। ना ड्रग थेरेपी। अब ड्रग थेरेपी जो है वो ड्रग थेरेपी 2 कैटेगराइज्ड में होती है। फर्स्ट है स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स देने पड़ते हैं। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जब एक्चुअली कभी कभी डायरिया ये माइक्रोब्स के कारण होता है तो उस समय हम लोग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। फिर नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स यानी एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे। फिर प्रोबायोटिक्स देंगे। जनरली प्रोबायोटिक्स पहले ही यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल थेरेपी के हिसाब से। प्रोबायोटिक्स दही हो गया, छाछ हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ऐसे जो गट के फ्लोरा को बनाए रखे, वहाँ के बैक्टीरियाज को बनाए, ऐसे ड्रग्स हम लोग देते हैं। और ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अगर डायरिया IBD के कारण है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के कारण है, तो उस समय हम लोग फिर ये ड्रग्स यूज़ करेंगे IBD के। नाउ वी विल सी अबाउट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स इन डायरिया। एक या एक से ज़्यादा जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स एजेंट्स रहते हैं उनको हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डायरिया के पेशेंट्स में। जनरली जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो डायरिया में ऐसे इफ़ेक्टिव नहीं रहते, बट फिर भी अगर है ना कुछ दूसरे बैक्टीरियाज है जिनके कारण डायरिया हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में या नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ में, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलिक डिजीज़ है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, ट्रॉपिकल स्प्रू है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स नहीं देते हैं।
जब बैक्टीरियल पैथोजेंस हो तब हम लोग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स देंगे। जब फीवर थोड़ा सा लगे उस समय पे हम लोग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। देन उसके साथ साथ में एंटीमाइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं वो सीवियर डिजीज़ केसेस में यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया है या ऐसे अलग अलग कंडीशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया जनरली जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि पानी के चेंज के कारण, वेदर चेंज के कारण जनरली, और खाने में चेंज होने के कारण उसके कारण डायरिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ईटीईसी देंगे। कोट्रामेक्सोल है, नॉरफ्लॉक्सासिन है। तो ये ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ईपीईसीए। अब ईपीईसी जो है ये थोड़ा कम कॉमन है, लेस कॉमन है, कभी दिखता नहीं ज़्यादा, बट ये जनरली शिगेला वायरस के कारण होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग कोट्रीमोक्सोल, फ्लोरोक्विनोन, कोलिस्टीन, ये ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन्फेंट्स एंड अडल्ट दोनों में। देन शिगेला एंट्राइटिस। जब शिगेला एंट्राइटिस होता है यानी शिगेला बैक्टीरिया के कारण, तो उस समय पे शिगेला के कारण ब्लड एंड म्यूकोस स्टेन्ड स्टूल्स रहेंगे, और ऐसी कंडीशन में हम लोग नाइलिडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्रीमैक्सोल एंड एम्पिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। देन साल्मोनेला टेमेरम। तो जो साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला में हम लोग जनरली ये साल्मोनेला एंट्राइटिस में कोट्रीमैक्सोल, एम्पिसिलिन एंड फ्लोरोक्विनिलोन यूज़ करते हैं। इरिसीनिया एंट्रिकोलाइटिस। अब एरिसीनिया में जनरली कोट्रीमैक्सोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। जनरली ऑल माइक्रोबियल केसेस में, ऑल माइक्रोबियल डायरियल केसेस में हम लोग यूज़ क्या कर देंगे, तो हम लोग कोट्रीमैक्सोल यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जनरली हम लोग और क्या दूसरे कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी हो गया, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसेल हो गया, डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया, अमीबिसाइसिस एंड जियार्डियासिस हो गया। इन सब कंडीशंस में हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कोलेरा में है, कोलेरा में हम लोग मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, और इसमें ओरल रिहाइड्रेशन, फ्लूइड रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा पहले गरज रहती है। फिर उसके बाद में हम लोग कोट्रीमैक्सोल देंगे, नॉरफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एम्पिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये सब ड्रग्स हम लोग कोलेरा में देंगे, कोलेरा के स्ट्रेन्स को स्टैटिक है साइड इलेक्शन के लिए। देन उसके बाद में हम लोग है ना, कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी है तो उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन है, फ्लोरोक्विनिलोन्स है, तो एरिथ्रोमाइसिन है, तो ये सब ड्रग्स हम लोग देंगे। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसेल में है तो उसमें जनरली हम लोग जो सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको है ना सप्रेस करने के लिए मेट्रोनाइडाजोल देंगे, वैनकोमाइसिन देंगे, और ओरली देंगे, और ओरली के साथ साथ हम लोग इसका आईवी भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स भी इसमें जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। फिर जनरली जब ब्लाइंड लूप या लूप्स या डाइवर्टिकुलाइटिस के कारण डायरिया होता है तो उसमें टेट्रासाइक्लिन्स एंड मेट्रोनाइडाजोल देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है। अमीबियासिस एंड जियार्डियासिस में मेट्रोनाइडाजोल, डायलोक्सानाइड, देन उसके बाद में फुरेट, तो ये ड्रग इसमें इफ़ेक्टिव होते हैं। फिर प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स हम लोग डायरिया में क्यों देंगे, तो प्रोबायोटिक्स जनरली क्या करते हैं, ये लाइव सेल्स होते हैं, लाइव कल्चर्स होते हैं, या लाइपोलाइज्ड
लाइज्ड पाउडर्स होते हैं। तो ये जो गट फ्लोरा रहता है, गट फ्लोरा को मेंटेन करता है। उसके साथ साथ में गट फ्लोरा के साथ साथ में ये दूसरे भी हेल्थ बेनिफिट्स देता है। गट में इसेंशियल बैक्टीरियाज है, उन बैक्टीरियाज को ये प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है हमें कर्ड से, योगर्ट से, हाँ, जनरली छाछ हो गया, इन सब चीज़ों से मिलता है। और कॉमनली जो प्रोबायोटिक्स है, लैक्टोबैसिलस है, बेफिडोबैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस फेसियालिस है, और एंट्रोकोकस है, ईस्ट है, साइक्रोमोनामाइस ब्लोराडी है। तो ये सब स्ट्रेंथ आती है। मार्केट प्रिपरेशन में इसमें एकिनोम है, स्टिब्स है, एक्टिगट है, एंटेरोजर्मा है, ये सब मार्केट प्रिपरेशन में हमें बैक्टीरियाज मिलते हैं। नाउ जनरली अब हम लोग ड्रग्स देखेंगे, ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीजेस। आईबीडी में होता क्या है कि जनरली जो कोलॉन है या फिर इलियम है, या फिर कोलॉन और इलियम दोनों में स्वेलिंग रहती है। स्वेलिंग होने के वजह से वहाँ पे जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड प्रॉपरली फिर से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और वाटरी रिटेंशन के कारण पेशेंट को हमेशा ही डायरिया होता रहता है। ये जनरली सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के कारण होता है। कभी कभी ये इडियोपैथिक भी होता है जिसका कोई कॉज पता ही नहीं रहता और आईबीडी हो जाता है। जनरली अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, इनमें भी आईबीडी देखा गया है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि जनरली कोलॉन से एनल कैनाल तक के एक प्रकार से पेन रहता है, और जनरली जब भी वहाँ पे स्टूल फॉर्म होके आ गया तो डिफिकेशन के इरिटेशन होके डिफिकेशन हो जाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि है ना जनरली अभी डिफिकेशन होगा, अभी है ना टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो ऐसे उसको लगता है। क्रॉन्स डिसीज़ में जनरली लीजन्स होते हैं, लीजन्स और पैची ट्रांसम्यूरल लीजन्स दिखते हैं। जनरली जीआईटी माउथ से लेके एनस तक के हर जगह पे लीजन्स रहते हैं, जिसके कारण इरिटेशन होते रहता है और पेशेंट को लगता है कि अभी डेफिकेशन होने के बाद में रिलैक्स हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग सल्फासेलाज़िन देते हैं। जनरली सल्फासेलाज़िन ये एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी है जो बैक्टीरियल फ्लोरा को मेंटेन रखती है, और बैक्टीरियल फ्लोरा को मेंटेन रखती है, और बाकी पूरे इंटेस्टाइन को, ल्यूमेन को स्मूदन करती है। मेसालाजाइन ये भी वैसे ही उसके एक्शन है। फिर बेलासेलाजाइड और फिर लास्ट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन भी यूज़ करते हैं। नाउ इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जनरली इम्यूनोसप्रेसेंट्स ये आईबीडी में मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर क्रॉन्स डिसीज़ के लिए करते हैं, जिसमें एजिथोप्रिन जनरली ये प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट है, और एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट करके इसको आईबीडी में दिया जाता है। 1.5 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे इसका डोज है। नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स। अब नॉन स्पेसिफिक जनरली ये अलग अलग ड्रग्स रहते हैं कि जो कभी है ना एब्जॉर्बेंट करके काम करते हैं। कुछ ड्रग्स एंटी सिक्रेटरी रहते हैं जिससे सिक्रीशन जो रहता है वाटर का वो कम होना शुरू हो जाता है। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, हाँ, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स क्या करते हैं कि जो इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं। तो ऐसे सब ड्रग्स जनरली नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स में आते हैं। जब सीवियर कंडीशन ऑफ डायरिया हो तब हम लोग एंटी सिक्रेटरी, एब्जॉर्बेंट या फिर एंटी मोटिलिटी ड्रग्स साथ साथ में देते हैं। बट इन जनरल अभी देखा गया ऐसा है कि है ना कोई भी है ना हो जिसको डायरिया लग गया है, डायरिया हो गया है, तो वो मार्केट में जाके या फिर मेडिसिन की शॉप में जाके एंटी डायरियल ड्रग मांगता है, तो उसमें मेट्रोनिडाजोल ना देते हुए या फिर कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई एंटी प्रोबायोटिक वगैरह ना देते हुए डायरेक्टली उसे एंटी मोटिलिटी ड्रग दिया जाता है, जिसको कहते हैं लोपेरामाइड। हाँ, येलो कलर की गोली आती है, वो गोली लेके लोग खा लेते हैं, लेकिन ये इसके साइड से सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो एब्जॉर्बेंट जनरली कैसे रहते हैं, ये कोलाइडल बल्क फॉर्मिंग सब्सटेंस रहते हैं, लाइक इसबगोल, मिथिल सेल्यूलोज, जो हम लोगों ने पिछले बार देखे कि जब
बॉवेल नहीं होते, बॉवेल कॉन्स्टिपेशन हो उस कंडीशन में। बट डायरिया के कंडीशन में क्या करते हैं कि ये सब ड्रग्स पेट में जाके एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके फिर ये स्टूल्स को बल्क करके उसको बाहर निकालते हैं। वाटरी स्टूल्स के जगह ये बल्की स्टूल्स बाहर निकलते हैं। एंटी सिक्रेटरी ड्रग क्या कहते हैं कि रैपिडली जो इंटेस्टिनल वाटर सिक्रीट होते जाता है, ल्यूमेन में वाटर आता है, वो वाटर सिक्रीट होना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो वाटर कंटेंट इन स्टूल है वो कम हो जाता है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट से इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ दिखता है, नौशिया, वोमिटिंग रहती है, फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा आता है, ड्राउजीनेस होती है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें एंटी सिक्रेटरी ड्रग में जनरली रिसेकाडोट्रिल यूज़ किया जाता है। ये जनरली इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 आवर्स का है और बॉडी में जाने के बाद में ये गट में से जो वाटर है उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर का जितना भी सिक्रीशन होते रहता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्रीशन उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जनरली ओपॉइड ड्रग्स होते हैं, ओपॉइड सब्सटेंसेस होती है जो स्मॉल जो बॉवेल टोन होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देते हैं, जिसके वजह से जो डायरिया के प्रमाण है या फिर जो टाइम ऑफ डेफिकेशन है वो कम हो जाता है। इसमें कोडीन, डिफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड यूज़ होते हैं। कोडीन जनरली ये ओपॉइड डेरिवेटिव है, अल्कोलॉइड है, जिसको 60 मिलीग्राम TDS दिया जाता है फॉर एंटी डायरियल इफेक्ट। डिफेनॉक्सिलेट ये लोमोटिल करके टैबलेट आती है, इसमें एट्रोपिन डिफेनॉक्सिलेट 2.5 मिलीग्राम प्लस एट्रोपिन मिक्स रहता है। ये जनरली सिंथेटिक ओपॉइड है और रिलेटेड टू पिथिडीन के समान इसकी एक्शन दिख पड़ती है। लोप्रामाइड जनरली ये एनालॉग है, ओपॉइड एनालॉग, इसमें म्यू ओपॉइड रहता है और एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी इसमें बहुत ही वीक इसकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी है, जिसके वजह से ये मोटिलिटी को कम कर देता है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को। इमिडाल, लोपेस्टाल, डायरोलॉप, ये सब नाम से मार्केट में इसके प्रिपरेशंस अवेलेबल है। सो ये था आज हमारा एंटी डायरियल एक्टिविटीज़ के ऊपर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।